મારો અવાજ પાછળ સુધી આવે છે? ક્લિયર? ઓકે. કેમ કે માઇકમાં શું છે, ઇકો અવાજ થશે, ડિસ્ટર્બન્સ થશે. शिवकुमार सर, आप लोग को हिंदी प्रेफरेबल है कि गुजराती समझता है? हिंदी सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम. कुछ लोग राजस्थान से आए हुए हैं तो आई नीड टू गो इन हिंदी. थैंक्स टू मेरे सीनियर एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, जो मेरे बाजू में अभी खड़े थे, जाके बैठे. इनकी वजह से मैं एमसीएल के साथ कनेक्ट हुआ. एक्चुअली मेरा ओरिजिनल जो प्रोफेशन है वो है रियल एस्टेट में बिल्डर हूँ. महाराष्ट्र में रायगढ़ करके जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे अपना कोलार प्लांट भी है कंपनी का, वहीं पे कर्जत तालुका आता है. वहां पे मेरा आज 15 साल से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. सर ने जब मुझे पहली बार बताया कि एक अच्छी चीज है, कलेक्टर लेवल के आदमी कर रहे हैं, आप आ जाओ, देखो, सुनो, तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जाने को भी तैयार नहीं था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो शुरू में मैंने बहुत ध्यान दिया नहीं, बट सर ने मुझे 2-3 बार कॉल किया, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड तो थे ही, मेरे क्लाइंट भी थे और मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट भी है सर. तो मैंने बोला चलो ना एक बार जाके सुन लेते हैं, सर क्या बताना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है. तो पहली बार मैं गया, दादर में हमारी एक छोटी सी ऑफिस थी, जहां पे आज भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ओल्ड ऑफिस बोलते हैं उसको. वहीं पे आगे अभी अपनी हेड ऑफिस भी हो गई है, बड़ी वाली. बट वो छोटी ऑफिस में सर ने मुझे बेसिक बताया, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था वो रियल एस्टेट का था, कंस्ट्रक्शन का था. तो ऐसे सीधी बात मैं बताऊं तो 90% चीज तो मेरे सिर के ऊपर से गई, क्योंकि ऑयल एंड गैस ही मुझे पता नहीं था, और रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस तो बहुत दूर की बात है. बट एक चीज मुझे पता चली कि कुछ अच्छा है इसमें, तो मैं जुड़ा रहा. धीरे धीरे करके 23 जनवरी 2018 दादर में यशवंत सभागृह करके एक हॉल है, वहां पे एक सेमिनार हुआ था. ये तो छोटा है, वो बड़ा सेमिनार हुआ था, जो डॉक्टर श्याम गोलब सर ने खुद ने लिया था. और उस सेमिनार में मुझे सारी क्लियरिटी आई कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और तब से मैं एक्टिवली एमसीएल के साथ जुड़ गया. एमसीएल के साथ मेरा खुद का प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट, जो मुंबई से गुजरात आते हैं तो बीच में पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है, पालघर डिस्ट्रिक्ट के दाणू तहसील में मेरा खुद का प्रोजेक्ट साइन हुआ है कंपनी के साथ, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. दाणू के बाद तलासरी आता है, वहां पे मेरा भतीजा काम कर रहा है, मतलब मेरे फैमिली में ये प्रोजेक्ट. यहाँ अहमदाबाद के बाजू में विरमगाम है, विरमगाम के पास मांडल आता है, जो हमारे कुलदेवी का स्थान है, वहां पे मेरे बड़े भाई के नाम पे हमने प्रोजेक्ट लिया है. बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं मुंबई का हूँ, बट हमारा जो गाँव है वो भावनगर है. तो भावनगर के पास सीहोर करके तहसील आते हैं, वो भी मेरे जीजा जी के साथ में कर रहा हूँ. तो इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट मैं खुद कर रहा हूं वही प्रोजेक्ट हम आपको बता रहे हैं. और आप सब लोग आज मेजर जो लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी तालुके बुक किए हैं, जिन्होंने पेमेंट किया है, जिन्होंने काम की शुरुआत की है. और ये सारे लोग में से 90% लोग ऐसे हैं जो ये लॉकडाउन के पीरियड में हमसे जुड़े हैं. ना वो हमें मिले, ना मुझे मिले हैं, ना डॉक्टर श्याम गोलब सर को मिले, ना ऑफिस में आए हैं, ना अभी तक फैक्ट्री देखी है, कुछ भी पता नहीं है. सिर्फ हमारा विश्वास और उनको जिन्होंने बताया उसके विश्वास पे आए. और इसलिए आप सबके लिए सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां हो जाए. बात यह है कि आज के ओटीपी प्रोग्राम की जरूरत क्या है. ओटीपी, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब ओरिएंटेशन क्या होता है, मेरा बेसिकली एजुकेशन है एमकॉम एमबीए. मैं एमबीए एचआर एंड मार्केटिंग 2003 में किया था, जब इंडिया में एमबीए नया नया आया था, इतना कॉन्सेप्ट नहीं था एमबीए का. वापस डील हुआ तो 2012 में प्रोफेशनल एमबीए किया. एमबीए की 3 डिग्री रखता हूं, हालांकि मैं कुछ उससे सीखा नहीं हूं. मैं जो सीखा हूं फील्ड पे काम करके, मेहनत करके सीखा हूं. 24 साल की उम्र में मैं बिल्डर बना था. 5,000 रुपए लेके कर्जत तालुका में गया था, वहां से मैंने कम से कम 40 से 50 करोड़ का टर्नओवर किया. बहुत मेहनत की, बहुत ग्राउंड लेवल वर्क किया, और जो सीखा वो फील्ड से सीखा. तो ये ओटीपी प्रोग्राम क्या है, ओरिएंटेशन क्या होता है बेसिकली, कि जब हम किसी नई कंपनी से, नई संस्था से, नए ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे एज ए एम्प्लॉय जुड़ते हैं या चाहे और किसी तरीके से जुड़ते हैं, तब उस कंपनी का क्या वर्क है, किस तरह से उनके रूल्स है, क्या उसके पॉलिसीज है, क्या उसकी स्ट्रेटेजीज रहेगी, ये सारी चीजें बताने का जो प्रोग्राम होता है उसे कहा जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम. और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एमसीएल की हिस्ट्री में पहला हो रहा है, जो हम आज कर रहे हैं. यहाँ की शुरुआत हो रही है, इसको रिपीटेडली हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा आगे जाके. ट्रेनिंग, नो वन इज परफेक्ट, ना मैं, ना आप, ना कोई. लता मंगेशकर जी भी कहती है आज तक कि मैं भी अभी सीख रही हूं. हालांकि वो स्वर सम्रागिनी हम कहते हैं, बेस्ट इन सिंगिंग, मतलब उनके लेवल का दुनिया में कोई नहीं है, बट वो भी कहती है कि मैं भी अभी सीख रही हूं, मैं पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हूं. उसी तरह से हम भी सीख रहे हैं. और यहाँ पे आप सब मुझसे ज्यादा कैपेबल हो, आप अपने अपने फील्ड में मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो, बट एमसीएल का जो नॉलेज है वो मेरे पास आपसे ज्यादा है इस स्टेज पे.
और वो आप लोगों तक सिस्टमेटिकली पास ऑन करना, क्योंकि आपके मन में बहुत से सवाल है अभी तक। आप जुड़ गए हो, ट्रस्ट पे जुड़े हो, बट ट्रस्ट पे बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए कुछ हार्डकोर चीजें चाहिएगी। आपको क्या करना है, एमसीएल को क्या करना है, हमारा एज अ बीच में रोल क्या है, हम आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सब सिखाने का जो इवेंट है वो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और आज का ये शेड्यूल है हमारा। एक्चुअली हमको 10 बजे स्टार्ट करना था, हम 10:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो मैंने थोड़ा सा रखा ही था प्रोविजन, क्योंकि हमको पता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। 11:30 बजे तक मैं एक बेसिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक बेसिक प्रेजेंटेशन सुना नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो देखे, कुछ लोगों ने गोलब सर के सेमिनार भी अटेंड किए हैं, ऑनलाइन जो सेशन हो रहे हैं आजकल, बट फिर भी बेसिक, एकदम बेसिक क्या है प्रेजेंटेशन। जैसे मैं किसी नए व्यक्ति को मिलता हूं तो नए व्यक्ति को जो रो प्रेजेंटेशन देता हूं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसलिए सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन से शुरुआत करूंगा। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक 15 मिनट का थोड़ा हमारा टाइम गया है, तो एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब फ्रेश होने के लिए। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ एमपीओ। ये एमपीओ किस बला का नाम है, ये बड़ी चिंता का विषय है सबके लिए। ये एमपीओ क्या है, इतने लोगों को जोड़ना है, इसमें रिस्क है, कल को लोगों के पैसे लेंगे, लोग हमारे घर पे आ जाएंगे, इतना नेगेटिव हुआ है, मार्केट में इतने फ्रॉड हुए हैं, सर ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। ये सारे सवालों के जवाब इसमें मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद में लंच ब्रेक है हमारा। लंच ब्रेक में मेरी आप सबसे विनती रहेगी, क्योंकि हम लिमिटेड लोग हैं, यहाँ पे हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है। तो लंच ब्रेक आप सिस्टमेटिकली लेके बाय 2 कैसे भी करके आ जाए, जिससे आगे का सेशन हमारा डिस्टर्ब ना हो। 2 to 3 स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट मतलब क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हमारे बिजनेस में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है क्या, कोई है तो कौन सी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या मौका है इस बिजनेस के दौरान, और थ्रेट मतलब रिस्क, खतरा, ये क्या है, इसके ऊपर मैं बोलने वाला हूं। फिर अगेन हमने एक टी ब्रेक रखा है। हमने ऑलवेज ये ध्यान रखा है कि सफिशिएंट टाइम पे आपको ब्रेक मिले, जिससे कि क्या होगा कि आपके कुछ फोन कॉल अटेंड करने हैं आपको, या आपको कुछ और काम है तो उस मीनवाइल में करो। अगर यहाँ पे आप फोन कॉल अटेंड करोगे तो 2-3 चीजें होगी। सबसे पहले तो आप डिस्टर्ब होगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, दूसरा आपके बाजू बाजू वाला डिस्टर्ब होगा, और तीसरा मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं हो सकता है कि कोई चीज मिस कर दूं बताने में, क्योंकि मैं रट्टा मार के आने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कम से कम 2000 प्रेजेंटेशन दिए एमसीएल के लिए 3 साल में, तो मुझे पता है क्या बोलना है, कब बोलना है। बट कभी मेरी लिंक टूटती है तो मैं कोई चीज मिस कर जाता हूं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग ये रखें। फेस मास्क और आपको फेस शील्ड दिया है, मैंने नहीं पहना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए खतरा नहीं हूं। मेरे एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं। लास्ट बार मुझे कोरोना हुआ था, तो मेरे से ना किसी को फैलने का चांस है और ना मुझे होने का चांस है, तो मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। हम ट्रैवल नहीं कर रहे थे, अब जब कोरोना हो गया, हॉस्पिटल जाके आया, ठीक हो गया आया, एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो अब इसको यूटिलाइज करो भाई। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उसका माइनस है तो प्लस भी है। तो अब मैंने अगले 2.5-3 महीने का शेड्यूल बनाया, मैं मैक्सिमम ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जिससे कि लोगों को तैयारी हो जाए। उसके अलावा एक एमपीओ एमबी फॉर्मेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये एमबी कैसे बनता है, एमपीओ कैसे बनता है, इसके लिए क्या कंपनी बनेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अलावा उसमें और क्या चीजों की हमको जरूरत है, वो सारा वहां पे कवर कर रहा हूँ। इसके ही बीच में स्वॉट एनालिसिस के टाइम पे या एमपीओ के टाइम पे मैं एमवीपी प्रोजेक्ट भी कवर करूंगा कि हमारा एमवीपी प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, वो क्यों है जरूरी है, उसको हमने क्यों मॉडल बनाया है। और एक एमबी किट, हमने किट बनाया है जिसमें सारे ब्रोशर डॉक्यूमेंट जो हमको लगते हैं उसका रेडी है, और ये सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो हम आपको सबको देंगे। और उसके बाद ओपन सेशन में पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दूंगा, और उसके बाद में आपके जितने भी सवाल हो, जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे मैं हॉल छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन से। सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप सब जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, इंडिया की बात ही नहीं है। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। पंछी होते, जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो अपने अपने घरोंदे में जाके छुप जाते हैं। बट एक पंछी होता है, वो ना घरोंदे में जाता है, बट वो बादलों के ऊपर उड़ के उसका सामना करता है, और वो होता है बाज। आप सब बाज हो। कल आएंगे, उनको मैं बोलूंगा कि आप पहुंच सकते हो, सेमिनार में आएंगे, बट आप लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हो, आपने एफर्ट किया है, एक अबव द क्लाउड जाने का एफर्ट किया है, तो आप सब ऑलरेडी बाज की तरह हो। और हमको एमसीएल में ऐसे ही लोग चाहिए, जिसको डर लगता है, चिंता होती है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनको मैं हाथ जोड़ के पहले ही बोल देता हूं, सर आपके लिए एमसीएल नहीं है, आप मत आओ। पहले आपके सवाल क्लियर करो, डाउट क्लियर करो, और अच्छा लगता है तब आओ, डाउट रख के आओ मत, और आने के बाद डाउट नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मीरा क्लीन फ्यूज लिमिटेड, बेसिकली मुंबई बेस्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है टेक्निकली।
आज कंपनी के 1 रुपीज के 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर है और 10 करोड़ पेडअप कैपिटल है हमारा। कल सुबह कंपनी की 8वीं एजीएम मीटिंग है। ये टाइम क्योंकि ये कोरोना का प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। कंपनी 2012 से एस्टैब्लिश है, सारे नियम लॉ सब कुछ फॉलो कर रही है। इट इज 100% लीगल कंपनी। वेलकम टू रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर। व्हाट इज रिन्यूएबल? रिन्यूएबल मतलब जो बाकी के वेस्ट है उसमें से जो हम वापिस फ्यूल बनाते हैं और जो पॉल्यूशन फ्री होता है उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर। टू सेव अवर मदर अर्थ बाय रिप्लेसिंग किलर फॉसिल फ्यूल बाय क्लीन बायोफ्यूल। धरती माता का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा बिजनेस है। मित्रों, जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना किसी बिजनेस में, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल बताता हूं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। कुछ सालों पहले आपको अगर रिक्शा टैक्सी हायर करनी होती थी तो आप रोड पे जाते थे, उसको बोलते थे भाई यहां चलेगा, उसका मूड होगा तो आएगा, नहीं तो बोलेगा नहीं आना है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आया ओला और उबेर। आपके फोन पे गाड़ी आपके घर में आती है, आने तक का भी पैसा नहीं लेती है, सिर्फ वहां से जहां आप जाओगे उसका पैसा लेती है, और वो भी ऑनलाइन दे सकते हो, आप पेटीएम से दे सकते हो, कितनी फैसिलिटी है। वो बिजनेस आज अरबों रुपए का बिजनेस हो, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। वेन एवर देर इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो ये दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारा बिजनेस है, और इसमें 100% वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस की पूरी संभावना है। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर टू एंटर इनटू $1 ट्रिलियन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल सेक्टर इन सनराइज पीरियड। आप सब एंटरप्रेन्योर हो, उद्योजक हो, आप लोग उद्योजक बनने जा रहे हो। $1 ट्रिलियन आज की दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है ऑयल एंड गैस। सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है स्टील या इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड नंबर की जो है वो है फार्मा। फोर्थ नंबर की हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज भी जो है वो है ऑयल एंड गैस। और ये इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कितनी लड़ाइयां हुई है, इराक युद्ध या कोई भी लड़ाई देखो, कंट्रोल फॉर ऑयल सारा का सारा इसके ऊपर हुआ है, और ये 100% रिप्लेस होकर रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस होने वाली है आने वाले समय में। तो भविष्य की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही रहने वाली है। थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल सेक्टर मतलब क्या? आप सब जानते हो, आपके सबके पास मोबाइल है। ये कौन सा है? आज हम 4G यूज कर रहे हैं नॉर्मली, फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। 5G की तैयारी चालू है। बट ये मोबाइल 98-99 के आसपास जब आए तब कैसे थे? सिंपल सा मोबाइल था, कीपैड था, हम बात करते थे, बट वो भी बहुत बड़ी क्रांति थी तब के हिसाब से। हम विदाउट वायर विदाउट कुछ किससे भी बात कर सकते थे। सेकेंड जनरेशन आया 2G, वो हमको कुछ डाउनलोड करना होता तो गोल गोल घूमता था, आराम से डाउनलोड होता था। फिर 3G आई, आज हमारे पास जो है 4G, और आगे जाके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से इस सेक्टर में भी शुरुआत बहुत सालों पहले हुई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये 100% अपनी बनाई हुई है, अपने साइंटिस्ट की बनाई हुई है, जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, ये हमारी टीम है। डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर रहे हैं सर। 1.5-2 साल पहले जब मैं सर को मिलने जाता था तो बांद्रा, मुंबई बांद्रा में एक कलेक्टर ऑफिस का बिल्डिंग है, वहां पे 9वें माले पे डॉक्टर श्याम गोलब सर का चैम्बर था। उस चैम्बर में मैं सर को मिलता। डॉक्टर श्याम गोलब सर का एजुकेशनल बैकग्राउंड है MBBS डॉक्टर। महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मानी जाती है KU। वहां से MD गायनेक के लिस्ट में नंबर 1 आए थे सर। और सर का ऐसा था कि अमेरिका जाना है, इसमें स्पेशलाइजेशन करना है, इंडिया आना है, प्रैक्टिस करनी है और पैसा कमाना है। वेरी सिंपल, क्योंकि इतने पढ़ाई की थी। सर बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक मिडिल क्लास गरीब परिवार से आए। सर के पिताजी भी बचपन में उनका साथ छोड़ गए, मतलब गुजर चुके थे। सर ने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब उनका नंबर 1 MD गायनेक के लिस्ट में आया तो कोई भी कॉलेज में कहीं भी एडमिशन मिलना था, कोई डाउट ही नहीं था उसमें। उस समय पे सर को ऐसा हुआ कि ये तो सब करते हैं तो मैं भी वही क्या करूं, तो मैं ऐसा कुछ करता हूं कि देश के लिए कुछ अच्छा हो। और उन्होंने IAS IPS की तैयारी शुरू की। जब उन्होंने IAS IPS की तैयारी शुरू की तब एक सेमिनार था ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट पे, और वो सेमिनार लेने तब के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और उनकी साइंटिस्ट की टीम आई थी। उस टीम ने तब कहा जो कि भाई इसमें क्या स्कोप है, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या भविष्य है, इसकी क्या जरूरत है। तो डॉक्टर श्याम गोलब सर को ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, और तब से लेके आज तक लगभग 20 साल हो गए डॉक्टर गोलब सर जुड़े हुए इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्टों का एक ग्रुप है। इसे कहते हैं ग्रो डीजल क्लाइमेट केयर काउंसिल कंसोर्टियम। ये साइंटिस्टों की टीम है और इनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी बनाई हुई वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है।
जब गोलक सर को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, सर को लगा कि ये करने जैसा है, तो उन्होंने इसकी जर्नी शुरुआत की। जर्नी में सबसे पहले अगर हमको कुछ अच्छा लगेगा तो हम सबसे पहले किसको बताएंगे? हमारे सबसे करीबी व्यक्ति। ठीक है, तो डॉक्टर श्याम गोलक सर के बचपन के फ्रेंड है डॉक्टर लवेश यादव, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी सर्जन है, और सर ने इनको बताया, तब से लेकर डॉक्टर लवेश यादव सर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड डायरेक्टर है हमारे प्राची ढोले मैडम, एमटेक पेट्रोकेमिकल में गोल्ड मेडलिस्ट है, राष्ट्रपति के हस्ते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के हस्ते। साइंटिस्ट लेवल की व्यक्ति है, आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा इतनी सामान्य व्यक्ति, इतने लोग सीधे लोग, ये कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं। बट ये लोग, ये फाउंडर्स है, ये है अतुल सक्सेना सर जो साइंटिस्ट की टीम को ऐड करता। आप यूट्यूब पे जाओगे तो ग्रो डीजल करके एक चैनल है, ग्रो डीजल करके कंपनी भी है, ये हमारे साइंटिस्टों को लीड करते हैं। इनके पीछे भी बहुत बड़ी इंडिया के टॉप मोस्ट 72 साइंटिस्ट की टीम, वो हमारा बैकबोन है। तो हमारी बैकबोन में हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि सर एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर थे, आज भी है, सिर्फ छुट्टी पे है, इसलिए सर की, और सर ने आज तक शादी नहीं की, 44-45 एज होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आज तक सर ने पूरी लाइफ इस सब्जेक्ट को डेडिकेट की है। एक आदमी को जीवन में जहां पहुंचना होता है, जो पाना होता है, वो सब सर के पास है। एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट, अच्छा पैकेज, पगार। अगर आदमी को गलत तरीके से पैसा कमाना है तो आप सबको पता है कलेक्टर कितना कमा सकता है। तो जो कुछ चाहिए वो उनके पास है, मगर उसके अलावा भी सर ने आज तक अपना पर्सनल लाइफ सेट नहीं किए, और इसलिए उनकी मदर मीरा शिवाजी गोलक मैडम के नाम पे ये कंपनी है। 90% कंपनी के ओनर मीरा शिवाजी गोलक मैडम है, उनके पास स्टेक है, 5% गोलक सर, लवेश सर के पास है, 5% प्राची ढोले मैडम के पास है। नेक्स्ट, आज 4 विषय पे बहुत महत्व का डिबेट हर जगह पे चल रहा है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर कारण है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या? तो जीवाश्म ईंधन। ऐसा कहते हैं कि हजारों लाखों साल पहले धरती पे जीव सृष्टि थी, प्राणी थे, वनस्पति थे, डायनासोर थे, बहुत कुछ था। कुछ हुआ ऐसा जिसके कारण वो सब जमीन के नीचे दब गया। तो क्या हुआ? भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, उल्कापात हुआ, कुछ भी हुआ, और जो दब गया वो पृथ्वी के हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और जो बैक्टीरिया प्रोसेस होता है अंदर, उसकी वजह से उसका कन्वर्जन हुआ क्रूड ऑयल, क्रूड गैस में। ये क्रूड ऑयल, क्रूड गैस को हम जमीन से रिफाइन मतलब बाहर लाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑयल वेल, तेल के कुएं जमीन के अंदर, उसमें से बाहर लाते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। उसमें से सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हमको गैस, सारी चीजें मिलती है, और ये हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, गाड़ी में, इंजन में, जनरेटर में, फैक्ट्री में, जहां हमको एनर्जी की, फ्यूल की जरूरत है, वहां पे हम इसे यूज करते हैं, और उसमें से निकलता है धुआं, मतलब कि कार्बन। और ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो मेजर कारण है वो है फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट, ये हमारा बिजनेस है। तो जब ये रिप्लेस होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व होगा। आज सब जानते हो, अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है इस वक्त, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, सारा वेदर डिसबैलेंस हो गया है। और इसका जो कारण है वो ये है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारा बिजनेस है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कचरा, गार्बेज। कहीं भी चले जाओ, प्लास्टिक मिलेगा, कचरा मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। कोई जगह हमारी साफ सुथरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोग एक तो अभी तक हमारे उतने डिसिप्लिन नहीं हुए, और दूसरी इसकी व्यवस्थाएं डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि मुंबई में कहते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप अलग करो। हम घर में अलग डब्बे में डालते हैं, नीचे जाके एक ही गाड़ी में जाते हैं। क्या मतलब रहा इसका? व्हाट इज द यूज? कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये सारा कचरा आज मेजर जाता है डंपिंग ग्राउंड में। कहीं कहीं पे इसको जला के, इसमें से वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट, मतलब उसको जला के उसकी भाप में से बिजली बनाना, बट ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो ये सिर्फ नाम के लिए चलते हैं। ये वेस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। हमारे पास दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इनऑर्गेनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ऑर्गेनिक से हम बायोगैस या उसमें से बायो सीएनजी और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। इनऑर्गेनिक से डायरेक्टली हम क्रूड ऑयल बनाते हैं। और जब कचरे का सॉल्यूशन आएगा तो बहुत से दूसरे प्रदूषण, आज हम सब नदी हमारी क्या है? कोई बताएगा मुझे? माँ है, बराबर ना? बट हमारा कचरा कहाँ जाता है? हमको हक माँ कहने का, गंगा माँ, यमुना माँ, बट हम सब कचरा बिंदास बहा रहे हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन आएगा, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सबका इसमें फायदा होगा। और इसका जो वेस्ट है, आज करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ इसको मैनेज करने में, उसकी जगह में उसमें से प्रोडक्शन आएगा, उसमें से यूटिलाइजेशन होगा, उसका लॉस नहीं होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से आएगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और लेबर प्रॉब्लम। अभी ये कोरोना जब हुआ उसके 2.5 साल पहले से गोलक सर ये बोले
मगर कोरोना के बाद की परिस्थिति आप सबको पता है, लेबर एक एक महीना चल के गांव गए, वो अपने साथ कोरोना लेके गए, वहां फैला यहाँ फैला, उनकी भी मजबूरी थी, यहाँ खाने को नहीं था, क्या करेंगे, कितने दिन रहेंगे बिगर काम के। सबके अपने अपने प्रॉब्लम, आपको लगता है कि गलत कर रहा है, बट उसकी जगह पे वो सही होता है, उसकी अपनी समस्या, अपनी हमारी अपनी समस्या, सरकार की अपनी समस्या है, सबकी एक लिमिटेशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा हमारा इश्यू है। तो एम्प्लॉयमेंट आज हम 130 करोड़ है हर साल, एक्चुअली 137 करोड़ हो चुके हैं, 137, सिर्फ बोलने के लिए हम 130 बोलते हैं, बट आज हर साल कम से कम 40 से 50 लाख बच्चे डिग्री लेके बाहर आते हैं, अगर या तो इससे भी ज्यादा, और वो फिर कोई MBA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग सब करके आते हैं। बट क्या हमारे पास उतने जॉब है? नहीं है। और अगर उनको जॉब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, आगे प्रॉब्लम ही होने वाला है। और आज की जितनी हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें एक सैचुरेशन है, मतलब इससे ज्यादा बढ़ने को हमको समय लगेगा। तो हमको एक नई इंडस्ट्री चाहिए जो कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में आज, जिसकी जितनी भी हम करो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाहर वालों को फर्क पड़ने वाला है। आज हम ऑयल कहां से मंगाते हैं? अरब कंट्री से मंगाते हैं ना। अरब कंट्री के पास क्या है बताओ? हमारी जैसी बारिश है, जमीन है, लेबर है, हाँ कुछ नहीं है, मगर वो लोगों के घर के दरवाजे भी सोने के। क्यों है? क्योंकि हमारा पैसा वहां पे जा रहा है और वो पैसा हमको बचाना चाहिए। और लेबर का प्रॉब्लम, तो हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है बायोमास, हमारा पहला फोकस है बायो CNG पे। तो बायोमास जो रॉ मटेरियल है वो किसान देते हैं। अभी जैसे कि पंजाब और हरियाणा में पड़ली, मतलब खेती काटने के बाद जो होता है वो जला देते, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जो जलाते उसका धुआं होता है और दिल्ली में प्रदूषण होता है, बराबर ना। वो पड़ली हमारा रॉ मटेरियल है। कई केले के पेड़ लगे, काटने के बाद क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं, हमारा रॉ मटेरियल है। पपैया का पेड़, एनी काइंड ऑफ बायोमास, एनी काइंड ऑफ ह्यूमन वेस्ट, एनीथिंग, सब हमको चलता है। बट ये सब लिमिटेड मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए। तो हमको हमारा रॉ मटेरियल का सस्टेनेबिलिटी बनाना पड़ेगा। वो रॉ मटेरियल होगा नेपियर घास, हाथी घास कहते हैं उसे। इसमें अलग अलग वेराइटी, CO4, CO5, पैंगजोंग, इस तरह से। और ये कैसे लाया जाता है? तो गन्ना जैसे लगता है ना, स्टिक लगती है उसकी, वैसे ही ये बोया जाता है। एक बार हम इसको लगा देते हैं तो ये 5 से 8 साल नहीं लगाना पड़ता। पहली बार ये 10-12 फुट का हो जाता है 3 महीने में, फिर 1.5 से 2 महीने में कटिंग मिलता है। और हर साल 1 एकड़ फर्टाइल जमीन में 150 से 250 टन बायोमास हमको ये देता है। ये हमारा मेन रॉ मटेरियल है। और इसके लिए पूरी इंडिया में जब ये इंडस्ट्री फैलेगी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अकेले MCL करेगी, MCL डेफिनेटली लीड करेगी। सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई होगी तो MCL होगी, ना कोई और, ना रिलायंस, ना अदानी, ना टाटा, ना बिरला, बहुत पीछे हमारे वो। उनको हमारे लेवल पे आने को टाइम जाएगा। और वो आएंगे तो भी आपके और मेरे लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे बड़े लोगों के लिए। तो जब हम हैं मैदान में, आज 17, 18, 20 साल हमने इसमें बीते, हमको पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो 7 करोड़ किसान परिवारों को इसके कारण रोजगार मिलेगा। क्योंकि आज जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें कितने प्रॉब्लम है, और जो नेपियर घास है उसमें कीड़े लग गए या थोड़ा खराब हो गया, वी डोंट केयर। हमारा कंसर्न है बायोमास से। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है क्वांटिटी से। तो हमारे लिए वो कोई टेंशन का पीरियड बात ही नहीं है। 3 करोड़ दूसरे बच्चे, MBA, CA, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, इंजीनियर बोलो, बाकी का लेबर बोलो, 10 करोड़ लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री से आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया में निर्माण होगा। सारी कंपनी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अकेले रहेंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बट और भी आएंगे। और एक व्यक्ति पे अगर 4 जन का परिवार निर्भर होता है तो देश के 40 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। ये फायदा और किसी इंडस्ट्री से नहीं हो सकता। और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारा देश आजाद हुआ तब $1 बराबर 1 रुपया वैल्यू था। आज का भाव कोई मुझे बता सकता है? $1 बराबर कितना है? कितना? 79, 80 पकड़ो, चलो। $1 बराबर 80 रुपया। मतलब हमको अगर उनसे कुछ लाना है तो हमको हमारे 80 रुपया दे दे, और उनको हमसे कुछ मंगाना है तो 1 रुपये में मंगाएगा, 80 रुपये का सामान। और ये क्यों आया? इसको कहते हैं इकोनॉमिक बैलेंस शीट का डिफिसिट। और ये डिफिसिट क्यों है? क्योंकि हमारी फ्यूल की जरूरत का 40%, मतलब हमारी फ्यूल की 82% हम इंपोर्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा इकोनॉमिकल जाता है बजट, वो है 8 लाख करोड़ रुपए एवरी ईयर। अगर ये 8 लाख करोड़ हम बचा ले, और ये हमारे लोगों में जाएंगे रॉ मटेरियल में, और जब जीडीपी किसे कहते हैं? तो ये पैसे जितनी बार रोल होगी, तो ऐसा माना जाता है कि 10 से 12 बार पैसे रोल होते हैं, तो 100 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, तो ये एक ही इंडस्ट्री है जो उसमें मेन रोल अदा कर सकती है। और ये फॉरेन एक्सचेंज बच के हमको फिर किसी के पास हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा सारा कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट,
एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, इसका सारों का सॉल्यूशन है। बट इतना सब होने के बाद भी इतने साल इसमें कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों रुके रहे लोग? तो इसका कारण था कि काम तो इंडिया उन देशों में जिसने सबसे पहले बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई थी, बट इस पे काम नहीं हुआ। बट एक चीज ऐसी हुई 2016 में, इसे कहते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं इसे। ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो दुनिया के 175 देश एक साथ आए और बाद में वो जाके देश हो गए 196 और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से हर देश को टारगेट दिया गया कि आप जो प्रदूषण करते हो आज, ये आपको कम करना है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि जितना टेम्परेचर आज हमारा है, इससे 2 डिग्री बढ़ गया ना वर्ल्ड टेम्परेचर, तो जो हालत होगा मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ऐसा पानी के नीचे चले जाएंगे। और एक लेवल ये क्रॉस कर देगा ना, फिर रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो आज ही काम करना है इस पर। इसलिए ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ और सबको टारगेट दिया गया। इंडिया का टारगेट क्या था? इंडिया एमिशन 33 to 35%। 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे 2005 में, उससे 35% कम करना है। आज क्या है 2020 और 2005 से 35, मतलब आज से 135% कम करना है। अगर किया तो फंड मिलेगा, नहीं किया तो सैंक्शन आएंगे, प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 बनाई, इसके सारे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी सब कुछ क्लियर किया। और गवर्नमेंट ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति ये बिजनेस कर सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। और ये हर देश को टारगेट दिया गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। गडकरी जी इज अमंग द मेन लीडर्स ऑफ हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते, इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसेस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर बांबू बड़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती है, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की हुई, बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय अब भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटो, होंडा, फोर्ड, BMW, यही गाड़ियां है वहां, उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और उसके 2 लाख करोड़ का भी इंपोर्ट हमने कम किया, तो ये इंपोर्ट कम करके पूरा पैसा देश के किसानों के पास जाएगा और देश की रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी पूरी सिद्ध हुई। और मैं मंत्री हूं इसके नियम मैंने तैयार किए, सब टेक्निकली, साइंटिफिकली सब ठीक कर दिया है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अभी गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी, किसान करे। बट अकेला किसान ये सब कर सकता है क्या? टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, सिस्टम चाहिए, मॉडल चाहिए, सपोर्ट चाहिए। पहले बेचारे कर्जे में और कर्जे में जाएंगे क्या? तो MCL किसानों को साथ में लेके ये पूरी की पूरी इवेंट कर रही है। नेक्स्ट, MCL की जर्नी एक्चुअली शुरुआत हुई 2001 से ऑफिशियली, बट वो शुरुआत हुई थी ग्रो डीजल के नाम से। शुरू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोफ्यूल पे वर्ल्ड में, इंडिया में तो कहीं नहीं ली जाती थी, तब हम लेते थे, इंडिया लेती थी। 2006 में इंडिया में एक बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो फिक्की ने ऑर्गेनाइज की थी और वहां पे बड़े बड़े उद्योगपति आए थे।
और उन उद्योगपति को रिन्यूएबल फ्यूल के बारे में समझा रहे थे डॉक्टर श्याम गोलब सर 2006 में। इतना इनका अभ्यास है इन लोगों का। दिल्ली में शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी 2010 में, तब वेस्ट टू फ्यूल मतलब कुकिंग गैस, ये प्रोजेक्ट दिल्ली सेक्रेटरीट में, दिल्ली सचिवालय में लगाया गया, जो आज भी ऑपरेशनल है। ये मुंबई में वर्ली सीलिंग आपको पता होगा सबको। वर्ली सीलिंग का जब काम चालू था तब मछुआरों ने बंद किया था, क्योंकि पानी में प्रदूषण हो रहा था और उनका प्रोफेशन को यानी धंधे को इफेक्ट हो रही थी। उस टाइम पे हमारा एक प्रोडक्ट था मेरेकल, ये बायोडीजल काइंड ऑफ प्रोडक्ट था। ये इस तरह से था कि पेट्रोल डीजल में कुछ ड्रॉप हम डाल देते थे, ये माइलेज भी बढ़ाता था और धुआं भी खत्म करता था। और उसकी ट्रायल जब विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे तब हमने गाड़ियों पे दिए थे, गाड़ी धुआं छोड़ रही है, धुआं बंद कर रही है, बराबर है। और वर्ली सीलिंग के काम में ये यूज हुआ था। बट ये इसका स्कोप है ना बहुत कम है, इससे हम इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं बदल सकते, इसलिए आगे चलते गया। ये है कल्पवृक्ष मशीन, ये दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हमारे साइंटिस्टों ने मतलब अपनी कंपनी ने लगाया है। ये मशीन क्या करता है, 1000 एकड़ में अगर हम पीपल के पेड़ लगाए, अब पीपल के पेड़ कैसे हैं, जो 24 घंटा ऑक्सीजन लेता है और 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ऐसे 1000 एकड़ में अगर हम पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ बड़े होके 1 साल में जितनी हवा फिल्टर करेंगे, ये मशीन 1 दिन में करता है। आप सबको सोच के हम बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, बहुत अच्छी बात है। बट एक मिड साइज स्विफ्ट जैसी गाड़ी 1 दिन में जितना प्रदूषण करती है ना, उसको रिसाइकल करने के लिए 100 एकड़ के फॉरेस्ट को 1 साल लगता है। कहां हम मैच करेंगे? ये मशीन हमने दिल्ली से गवर्नमेंट को भी सहारा दिया है, बट गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट के लेवल से होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है सतत, SATAT, बायो सीएनजी अगर कोई भी एज पर स्टैंडर्ड बनाता है तो गवर्नमेंट इज रेडी टू बाई बैक फॉर 48 रुपीज 30 पैसा। बाई बैक रेट है 48 रुपीज 30 पैसा, मतलब ये बेचना का है, ये भी चिंता नहीं है। बट हमारा मॉडल ऐसा है कि हम अपने खुद के बायो सीएनजी पंप लगाएंगे, बट गवर्नमेंट की तरफ से इस पॉलिसी को पूरी क्लियरिटी, पूरा सपोर्ट है। मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड जस्ट लाइक अमूल मॉडल विद ड्रॉप इन फ्यूल टेक्नोलॉजी, क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी इज अवर यूएसपी। अमूल मॉडल क्या है? हमारे देश में एक समय था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और हमको जितना दूध शहरों में चाहिए उतना दूध नहीं था, तो हम दूध का पाउडर इंपोर्ट करते थे। और उस टाइम पे और उसके लिए भी डॉलर बाहर जाते थे, जिसे आज फ्यूल के लिए हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, वैसे पाउडर के लिए जाते थे। तो द प्रॉब्लम, इंदिरा गांधी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले को इन्वाइट किया, बोला तुमको हम पैसे देते, जगह देते, IAS ऑफिसर की टीम देते, वॉट एवर यू वॉन्ट वी विल गिव, बट हमको दूध में आत्मनिर्भर बनाओ। अपने लोग अपनी पैसे अपने को बेचेंगे, 50% प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? नेस्ले। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला इसके लिए इनकी क्या जरूरत है मैडम, हम करके देंगे, हमको सपोर्ट करो। बट उसको तभी किसी ने सीरियसली लिया, एक आदमी क्या करेगा, इससे क्या होने वाला है? उस आदमी ने क्या किया, धीरे धीरे करके 36 लाख किसानों का संगठन बनाया, उनको शेयर्स दिए, पैसे जमा किए, उनका दूध लेने की व्यवस्था की, उसको प्रोसेसिंग खरीदने की व्यवस्था की, उसको बाद में ब्रांडिंग किया, बेचा, सब व्यवस्था उन्होंने की। अब उस जमाने में वो व्यवस्था उन्होंने की जहां टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर थे, कुछ नहीं था, तब उन्होंने किया। और वो आदमी था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और जो मूवमेंट थी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल मॉडल। आज नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी दूध की कंपनी है, मगर इसको हिला सकती है ताकत किसी की इसको हिला के? ना टाटा, ना कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं हिला सकती। इट वॉज अमूल मॉडल। बट इसमें क्या था, कोऑपरेटिव मॉडल से एक ये पूरी संस्था बनी थी। इसमें लोग माल देते हैं बट वो उद्योजक नहीं बनते। डॉक्टर श्याम गोलब सर ने बहुत सालों का अभ्यास करके यही मॉडल लिया है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव मॉडल से कॉर्पोरेट बना रहे हैं। यहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, कल को यही चीज आप और लोगों को बताओ। इट इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग। बट अल्टीमेटली आप लोग क्या बनोगे, उद्योजक बनोगे, अपना अपना बिजनेस अपने अपने तहसील में खुद करोगे। तो कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट, ये हमारा मॉडल है, बराबर। और ड्रॉप इन फ्यूल टेक्नोलॉजी मतलब क्या, ये बारे में मैं आगे आपको और बताऊंगा। बट ऐसा कहते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, तो आज की गाड़ी को क्या कचरे के डब्बे में डालेंगे? आज जब मैं बात कर रहा हूं ना आपसे पिछले आधे पौने घंटे से, इतने में इंडिया में 500,000 गाड़ी बिकी होगी। इनकी 15 साल की लाइफ है, इनको क्या करेंगे? तो हमारी टेक्नोलॉजी है, ना इंजन बदलने ना कुछ बदलना है। जहाँ सीएनजी लगता है वहां हमारा सीएनजी आएगा, बायो सीएनजी, या पेट्रोल लगता है हमारा पेट्रोल आएगा, जब डीजल लगता है हमारा डीजल आएगा। बट ये जो पेट्रोल डीजल को जो इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, ये पूरी इंडिया का टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम 100% फ्यूल में कन्वर्ट कर दे तो भी हमारी फ्यूल जरूरत के सिर्फ 5% दे सकते हैं।
तो उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हमारा मेन प्रोडक्ट होगा बायो सीएनजी। और MCL मिशन 2030 फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और ऐसा कहते हैं लोग कि अगर ये सर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, कंपटीशन आ गई तो क्या करेंगे हम? दोस्तों, अगर हम सब मिलके ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कितना ज्यादा वो भी बता दो, तो हम बनेंगे फ्यूचर के ओपेक कंट्री और प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम दुनिया को फ्यूल दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? नेक्स्ट। ये टेक्नोलॉजी के बाद में आता हूं, पहले ये बता देता हूं। समझो कल को आज तो MCL है इस टेक्नोलॉजी में, बट प्राज इंजीनियरिंग है, एग्रोगेस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने ऑलरेडी बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ऐसा हमको जादू नहीं कर रहे, ऑलरेडी किया है। बट वो एक एक प्रोजेक्ट अपने पैसे से लगाए, उनका एक मॉडल अलग है। ऐसे ही बहुत जगह पे प्रोजेक्ट है। समझो कल को बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सारे भी इसमें आते हैं। सब मिलके हम 10,000 फैक्ट्री लगाते हैं 10 टन बायो सीएनजी डेली बनाने की। कितनी फैक्ट्री? 10,000 फैक्ट्री। अब ये एक दिन में लगेगी क्या? इसको 10-15 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद हम 100 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, 100 MMT पर डे बायो सीएनजी बना सकते हैं। उसके बाद मतलब 10-15 साल बाद हम 100 MMT बनाएंगे। आज की हमारी जरूरत है 317 MMT, भविष्य की 700 प्लस। तो कहां कंपटीशन रही? और उससे ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? वी विल बिकम फ्यूचर एक्सपोर्टर। हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो देशों के पास आज बर्फ गिरता है, यहाँ का वातावरण ये बायोमास को सूट नहीं करता है, वो लोग ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ये है रिन्यूएबल इंडस्ट्री। अगर ये चार्ट आप समझ गए तो पूरी इंडस्ट्री समझ जाओगे। और इसके ऊपर आप सब लोग खास करके थोड़ा ध्यान देंगे। रिन्यूएबल इंडस्ट्री जो फ्यूल और एनर्जी से रिलेटेड, उसमें 2 सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी में हम सब जो सालों से जानते आए, सुनते आए, वो है सोलर एनर्जी। हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मालूम है। दूसरा है विंड एनर्जी, बड़े बड़े पंखे होते हैं, विंड भी बड़े बड़े पहाड़ों पे लगते हैं। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कचरे को जला के उसमें से बिजली बनना। ये तीनों इंडस्ट्री सब्सिडी पे चलती है। सब्सिडी बंद तो इंडस्ट्री बंद। जैसे जब सोलर आया तब 18 रुपया पर यूनिट गवर्नमेंट बायबैक करती थी। आज 2-2.5 रुपये में लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट को लाइफ टाइम अफोर्डेबल नहीं होती। सब्सिडी गवर्नमेंट का नुकसान होता है, तो सपोर्ट करने को देते, बट धीरे 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 कम करके उसको निकाल देते हैं। दूसरा, ये तीनों इंडस्ट्री को लगने वाले इक्विपमेंट जो है ना, उसका 80% चाइना कंट्रोल करता है। अब चाइना के साथ हमारा क्या चल रहा है आपको पता है। और हम कितने भी दोस्त बन जाए, चाइना अपना रूप नहीं बदलेगा। उसका एजेंडा एक ही है, धीरे धीरे करके इंडिया की चीजों को हड़पोड़। दूसरा, वो हमको कॉम्पिटिटर देखता है। अगर इंडिया स्ट्रांग हो गई तो चाइना को पता है कि कल को हमको टफ कर सकता है। जैसे कि मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री है, बहुत सालों पहले वो इंडस्ट्री छोटी थी और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो ज्यादा था, और चाइना का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो कम था। तो इसका कारण क्या था? फ्यूल। तो जब मोरबी को गैस से जब फ्यूल मिलने लगा तो ये पूरी टाइल की रेट नीचे आ गई और हम चाइना को बीट कर गए। इसमें ये इंडस्ट्री में हम चाइना को बीट कर गए। आज चाइना से कोई ज्यादा नहीं मंगाता। इंडिया में अच्छे अच्छे माल, अच्छी 500-700 फैक्ट्री आज बोलते हैं उसमें बनता है। तो चाइना हमको कॉम्पिटिटर के तौर पर देखता है, वो हमको दोस्त की तरह नहीं देखता है, बराबर। तो ये तीनों इंडस्ट्री अच्छी है बट वायबल नहीं है। दूसरा आ जाता है रिन्यूएबल फ्यूल में। तो रिन्यूएबल फ्यूल में गुजरात में बहुत सारे पंप है बायोडीजल, ग्रीन डीजल। तो ये बायोडीजल मतलब क्या? जिस आदमी ने इंजन बनाया उस आदमी का नाम था रुडोल्फ डीजल, और जो इंजन उसने बनाया उसे हम डीजल इंजन कहते हैं। 1890 10 अगस्त के दिन उस आदमी ने उसी इंजन को अनाज के तेल पे चला के दिखाया। तो दुनिया को मालूम पड़ा कि अनाज के तेल पे भी ये इंजन या गाड़ी चल सकती है, बराबर। और इसलिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर। और ये फ्यूल जो है, अगर अनाज के तेल से गाड़ी चलेगी तो खाएंगे क्या? आज ही तेल इतना महंगा है, अगर गाड़ी में वापरेंगे तो क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट आया नॉन ईटेबल ऑयल। नॉन ईटेबल मतलब जो अखाद्य तेल है, पॉइजनस तेल है। तो इसमें क्या आया? जत्रोफा, करंजी या गन्ने के वेस्ट से बनने वाला इथेनॉल। बट ये इसकी लिमिटेशन है, ये कितना आप करोगे, कितने बीज लाओगे तब कितना तेल मिलेगा। तो इसके कारण इसका क्या करते थे? ब्लेंडिंग। 100% डीजल पेट्रोल में इसको मिक्सिंग करते थे, 5% 10%, और हमारा थोड़ा सा बिल कम करते थे, इंपोर्ट बिल, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करते थे। बट वो वायबल नहीं। अब इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। कुछ कंपनी है, मेरे साथ भी संपर्क में गुजरात की एक कंपनी जो बायोडीजल के बहुत सारे पंप लगा रही है। वो कंपनी आज क्या कर रही है? मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट कर रही है। अब सर मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट होगा तो पैसे कहां जाएंगे? रोजगार कहां जाएगा? आज अरब को दे रहे हैं, अब मलेशिया को देंगे, हमारा क्या फायदा हुआ? और ये ईटेबल ऑयल है, पाम ऑयल इज ईटेबल ऑयल हमारे लिए। अगर ये और महंगा हो गया तो हम 50-100 करोड़ की फैक्ट्री बंद करेंगे क्या? हम बिजनेस को बंद करेंगे क्या? तो ये बिजनेस अच्छा होने के बावजूद
जो इसकी स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, रिस्क है इसमें, क्योंकि कल को अगर रॉ मटेरियल ऊपर नीचे हो गया नहीं तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगा। और खाने का तेल महंगा ही होने वाला है, सस्ता होने वाला नहीं है। दूसरा है बायोगैस। गांवों में बहुत से घरों में एक छोटा सा ड्रम या चेम्बर टैंक बना होता है गाँव, जिसमें हम गोबर डालते हैं और उसमें से गैस बनता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है। वो जो गैस बनता है उसे हम कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो गैस यूज होता है वो उसका जो पावर होता है, नॉर्मल जो अपना एलपीजी या जो हम कुकिंग गैस करते हैं, वो जो चीज 15 मिनट में करेगा ये बायोगैस 75 मिनट में करेगा। इसलिए ये अच्छा है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। इससे आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक टू पेट्रोल। प्लास्टिक इज बेसिकली अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे वापस गर्म करते हो सर्टेन सिस्टम से और उसे फिल्टर करते हो तो उसमें से फिर से हम प्लास्टिक अलग पेट्रोल अलग कर सकते हैं। बट कितना टन प्लास्टिक लाओगे सर तो कितना पेट्रोल मिलेगा? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट हमारे जो फ्यूल की डिमांड है उसका सॉल्यूशन नहीं है। एमसीएल के पास क्या है? बायो सीएनजी क्रूड ऑयल एमसीएल टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। किसी के पास नहीं, छाती ठोक के बोलता हूं मैं। बायो सीएनजी में क्या है? तो आज बायो सीएनजी जैसे मैंने बताया कि बहुत सी कंपनी बना रही है, कोई हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे। मैंने आपको कंपनियों के नाम दिए, उनके वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। बट इंडिया में जो बायो सीएनजी के मेजर प्रोडक्ट है वो है बार्क मॉडल, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें एक बड़ी सी कंक्रीट की टाकी होती है, अब मेटल की आने लगी है, उसके अंदर काऊ डंगी जाता है और 60 to 90 डे में उसमें से क्रूड गैस बनता है। वो क्रूड गैस को रिफाइन करते हैं, उसमें से मिथेन अलग करते हैं। और ये जो मिथेन 92% प्योरिटी से ज्यादा जो मिथेन होता है उसे हम सीएनजी कहते हैं। और हमारा जो या इनका जो सीएनजी बनता है वो बायोमास से बनता है, इसे इसलिए बायो सीएनजी कहते हैं, बराबर। और उसमें जो प्रोसेस होता है 60 to 90 डे, आउटपुट जो आता है 5% एवरेज, और इसको जो रॉ मटेरियल लगता है वो काऊ डंगी लगता है। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी में 2 स्टेट डाइजेस्टर, जर्मनी में 8 से 9 हजार बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट आज भी रनिंग है। मतलब हम जो कर रहे हैं वो पहले कर चुके हैं, बराबर। और वहां पे क्या होता है कि एडिशनल मतलब उसमें काऊ डंग के अलावा बाकी का बायोमास भी चलता है, बट उसको भी प्रोसेस को क्या लगता है तो 50 to 60 डे लगते हैं, उसका भी थोड़ा सा सिस्टम सो है। हमारे पास क्या है एडवांस? 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। हम सब इंसान है और हम सब खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में उसे चबाते हैं। जब चबाते हैं उसमें लाड़ मिक्स होती है, वो लाड़ में एक अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उसका रोल अलग है। जब वो पेट में जाते हैं तो अलग अलग एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसका रोल अलग है। बड़ी आंत में जब जाता है, छोटी आंत में जाता है, उसका रोल अलग है। और ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है। जितना जिसका पाचन तंत्र अच्छा, उतना कम खा के भी एनर्जी वो ज्यादा बनाएगा। सिंपल। हमारे पास है 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा, एनी काइंड ऑफ बायोमास, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनी रेशियो, एनी कॉम्बिनेशन हमको चलता है। दूसरा फायदा क्या है? जो बाकी के लोगों को 60 to 90 डे लगता है, हमारा प्रोडक्शन 17वें दिन चालू हो जाता है। और वंस इट स्टार्ट, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बंद नहीं होता, 24 घंटे चलते रहता है। हम यहां से फीडिंग करते रहते हैं, वहां से गैस और फर्टिलाइजर आते रहते हैं। तीसरा फायदा क्या है? तो बाकी में जो आउटपुट आता है वो 5% आता है और हमारे में 8 से 12% आउटपुट आता है। तो नो बडी कैन कॉम्पीट अस। बट ये मॉडल है ना, ये हमको थोड़ा टाइम छुपा के रखना है। बहुत से लोग पूछते हैं आपने आज तक फैक्ट्री क्यों नहीं चालू की, आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाए। एक प्रोजेक्ट लगा के मैं मेरे कॉम्पिटिटर को जगा नहीं सकता। अगर वो एक बार जाग गया तो हमको सुला देगा। वो बड़े हैं, हम अभी छोटे हैं, हमको बड़ा बनना है। और हमको बड़ा क्यों बनना है? तो हमारे लोगों के लिए बनना है। उनको बड़ा बनना है तो खुद के लिए बनना है, अपने घर के अपने परिवार के फायदे के लिए बनना है। इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हाइड करके रखा था। प्लांट विजिट हमने 6 से 7 बार की है। लास्ट विजिट मैंने 16 मार्च को की थी, उसके बाद कोरोना हो गया, बंद हो गया। अभी प्लांट का काम चालू है। दिसंबर 2nd वीक तक कोलाड का प्लांट कमर्शियली ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद आप सबको कंपलसरी उधर ले जाया जाएगा, वहां पे ट्रेनिंग होगी आपकी प्रॉपर। तो ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी 4 स्टेज डाइजेस्टर हमारे पास है। और ये हमारा एक मॉडल था कि 1-2 प्रोजेक्ट लगा के, देखो सेम टू सेम तो नहीं बना सकता, बट कॉपी कर सकते हैं। और जब कॉपी होगी तो मार्केट में नाम खराब होगा कि ये तो सबके पास है, इसलिए इसको थोड़ा सा हाइड किया गया। ये टेक्नोलॉजी के साथ और एक टेक्नोलॉजी हमारे पास, ये तो ऑर्गेनिक की है, वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? मट्टी, मेटल और ग्लास, 3 चीज जिसको हम जला नहीं सकते, जिसमें कार्बन नहीं है। ये 3 चीज छोड़ के आप कुछ भी दो। कुछ भी मतलब क्या? प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, एनीथिंग, कपड़ा, कुछ भी। ये 3 चीज छोड़ के आप कुछ भी दो। एक बैड चॉइस, वो एक मशीन है, रिएक्टर बोलते हैं उसे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूनिक मशीन है, जो हमारे ही साइंटिस्टों ने बनाया है। रॉकवेल की टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया अपनी ही है। उसमें वो जाता है और 2 घंटे में
4 से 6 टन रॉ मटेरियल को डायरेक्टली क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है। अब कुदरत ने कैसे किया, जमीन के नीचे करोड़ों साल लगे उनको, वही प्रोसेस मशीन में मिनटों में करते हैं, इसे कहते हैं कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी, और ये हमारी यूएसपी है। और उसको जब रिफाइन करते हैं उसमें से पेट्रोल, डीजल, ऑयल और बिटुमेन, नमक, ये प्रोडक्ट मिलते हैं। बट ये जो इनऑर्गेनिक वाला है ये छोटे स्केल पे वायबल नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका पूरा सिस्टम डेवलप होना होगा, बायो रिफाइनरी लगनी होगी, तब जाके वो वायबल होगा। दूसरा, उसके लिए रॉ मटेरियल मैंने जैसे पहले बताया कि पूरी इंडिया का इनऑर्गेनिक कन्वर्ट किया तो भी हमारी फ्यूल की जरूरत की सिर्फ 5% दे सकते हैं। बट जब तक बायो सीएनजी का कंसर्न है तो बायो सीएनजी का रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना हमारा किसान दे सकता है, तो इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑपरेट कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। नेक्स्ट करो, रॉकवेल की फोटो है क्या? ये सिंगल टेक डाइजेस्टर जो आम है अभी तक, जो मार्केट में अवेलेबल है, बराबर। ये ह्यूमन डाइजेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट, ये कोलार प्लांट है जहां पे हमने बहुत बार विजिट किया, उसमें से कुछ फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, ये है रॉकवेल, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस वेल, आधुनिक कुएं, बायो रिएक्टर, बायो डाइजेस्टर, जो भी आपका हो। इसके अंदर कैसे प्रोसेस होता है, तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक बायोमास, बट हम नेपियर ग्रास पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही फ्यूचर ऑफ बायोमास इज एल्गे, शेवाल, काई, गुजराती में लील कहते हैं, जो बारिश में हो जाती है, वो भी फ्यूचर ऑफ बायोमास का बहुत बड़ा सोर्स है। ये सारा आता है, अगर घास है तो उसका कटिंग होता है, वो प्लांट पे एक मिक्सर में जाता है, उसमें पानी ऐड होता है, उसका स्लैगी बनता है, चिखल बनता है, और वो चिखल जो है वो हम पंप से रॉकवेल में डालते हैं। पहले रॉकवेल से दूसरे, तीसरे और चौथे 17वें दिन उसमें से क्रूड गैस का प्रोडक्शन चालू होता है। डेली 100 टन जाता है इनपुट, बराबर, शुरू में, और 10% अपने को क्रूड गैस मिलता है, उसमें से हम मिथेन अलग करते हैं। बायो सीएनजी 92% मैंने आपको बताया, सीएनजी अपना प्योरिटी होता है 97 से 98% प्योरिटी, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का सीएनजी, नॉट ऑर्डिनरी बायो सीएनजी, क्योंकि वो फिल्टर करता है। और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जो हमारे सीएनजी, नॉर्मल सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो होता है 52,000 किलो जूस पर केजी, केजी, सेम टू सेम अपना है, मतलब कोई कमी इसमें नहीं है। सिर्फ ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल से बनाते, तो इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर है। वो सीएनजी में बोलते हैं पॉल्यूशन कम है, बट है उसमें भी, बट इसमें उससे भी ना के बराबर है, क्योंकि बायोमास से बनता है। और ये हमारा यूनिक टेक्नोलॉजी, इसको हम कर रहे हैं। अभी अमेरिका, यूरोप करते हैं कि ये, वो लोग की बात नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, ईवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी बता दो, मेरा पर्सनल ये मानना है इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गुड, बट अगेन आती है वायबिलिटी की बात, प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है क्या। सबसे पहला बात तो आज भी इंडिया के हर गांव में फुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज सुबह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही थी, हम टेंशन में आ गए थे, प्रोग्राम कैसे होगा। तो कितने गांव में वहां तो अभी ये 3-4 साल में फक्त सिंगल फेज पहुंचा है, बराबर। अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी बना भी लिया हमने, 100% उसको सॉल्व कर लिया, तो वो बनती किससे, कोयले से, और कोयला क्या है आगे, पॉल्यूशन, बराबर। और आगे आप जाओगे उसमें, समझो वो भी सॉल्यूशन किया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने को 2-3 घंटे लगते हैं। हमारा बंदा पेट्रोल पंप पे 5 मिनट खड़ा रहने को तैयार नहीं है, वो 2-3 घंटा खड़ा रहेगा। बट चलो वो भी सॉल्यूशन आ गया, वो टेक्नोलॉजी आ गई, 5-10 मिनट में वो हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या लगता है, बैटरी। पहली बार जब हम कोई ईवी व्हीकल खरीदते हैं ना, तब उस गाड़ी की कंपनी को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पर किलोवाट। जब दूसरी बार वो बैटरी लोगे तो आपको सब्सिडी देगा क्या कोई? बट बैटरी का यूज क्या होता है, हमारी आज की गाड़ी में, 2 व्हीलर में सिर्फ सेल्फ के लिए बैटरी का यूज है। वो बैटरी 5-10-15 हजार की आती है, उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने साल चलती है सर वो? 3 साल, 5 साल पकड़ते चलो, 5 साल बाद वो बदलनी पड़ती है। तो ये बैटरी भी कभी ना कभी बदलनी पड़ेगी, तो लाखों रुपए की आएगी ना बैटरी। और सबसे बड़ी बात, वो बैटरी का रॉ मटेरियल कोबाल्ट और बाकी धातु वर्ल्ड वाइड 60% इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो क्या आप फिर से जाते हो कि चाइना का पेट भरे हम और वो हमारे दुश्मनों को आगे लाए? तो बैटरी अच्छा है, बट हमारे लिए वायबल नहीं है। ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसने रिलायंस के साथ एग्रीमेंट किया है 5000 फ्यूल पंप डालने का, कितने? 5000। उनका स्टडी बोलता है कि बाय 2050 इंडिया के 32% व्हीकल ईवी हो जाएंगे। उसको हमारा ये पता नहीं है अभी तक, तब वो बता रहे 32% हो जाएगा। अगर हम आगे तो वो भी और कम हो जाएगा, बराबर। तो 68% क्या रहेगा, ट्रेडिशनल फ्यूल। उसको क्या दोगे आप, बाहर से मंगाओगे कि हम देंगे बना के? और आज जब हम बात कर रहे हैं, तब पूरी इंडिया में कितनी गाड़ियां बिकी है, इसका 15 साल का लाइफ है। इंडिया में ऑन रोड आज 10 करोड़ गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को क्या फ्यूल देंगे? तो
कोई कंपटीशन और इसकी हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और समझो चलो 100% इंडिया में ईवी हो गया, तब क्या करेंगे? हम धंधा बंद करेंगे। हम क्या बनाते हैं? फ्यूल, एनर्जी, बायो सीएनजी। जनरेटर किससे चलते हैं? क्या बनाते हैं? बिजली। हम गाड़ी चार्ज करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम? और जितना बड़ा हमारा फ्यूल का बिजनेस है उतना ही बड़ा सेकंड बिजनेस हमारा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके ऊपर मैं अभी आ गया हूं। नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया एमसीएल का पहला है मैं 500 बायोफ्यूल प्रोजेक्ट अगले 2 से 2.5 साल में स्टार्ट करना और धीरे धीरे भारत के हर तहसील में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना। 100 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का मैंने आपको आइडिया दिया। इकोनॉमिक्स मोटे मोटे तौर पे बायो सीएनजी 10,000 एससी मतलब 10 टन इंटू 45 रुपीज, 4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू वो होता है। बायो फर्टिलाइजर 15,000 इंटू 3 लाख का 7.5 लाख रुपए हमारा डेली प्रोजेक्ट का रेवेन्यू है। उसके सामने 3, 3.5, 4 लाख रुपया खर्चा है। 3 से 3.5 लाख रुपए डेली का प्रॉफिट है अपने प्रोजेक्ट का। और ये कब है? तो ये जो रॉकवेल में जो मैंने आपको बताया कि बायोमास जाता है उसमें से एक तो बनता है 10 टन बायो सीएनजी या 9 टन, दूसरा बनता है उसमें CO2 5 टन। CO2 कहां यूज होता है? जितना कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक में CO2 जाता है। जितने फायर इक्विपमेंट बनते हैं ना आग बुझाने के, जो उसमें CO2 जाता है। और रिसेंटली CO2 फर्टिलाइजर की तरह प्लांट को यूज होता है। तो ये CO2 भी सेलेबल प्रोडक्ट है, उसका हमने कोई प्रॉफिट गिना नहीं है। दूसरा क्या है? तो 70% लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें आता है। ये रिच क्वालिटी होता है। ये जमीन के लिए ऐसा समझो कि फर्टिलाइजर नहीं है, सॉइल कंडीशनर है। हम बालों में कंडीशनर वापरते हैं ना, तो शैम्पू से ऊपर क्या है? कंडीशनर। तो उसी तरह से ये कंडीशनर क्वालिटी के फर्टिलाइजर होते हैं, तो वो भी बनता है, बट उसका भी हमने प्रॉफिट गिना नहीं है। तीसरी एक चीज होती है कार्बन क्रेडिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया में जो कंपनी प्रदूषण करती है वो कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा साइड में रखना पड़ता है ऐसी कंपनी को देने को जो प्रदूषण को रिसाइकल करती है। बट होगा कैसे? अगर अमेरिका में प्रदूषण करने वाली कंपनी है और भारत में रिसाइकल करने वाली है, तो ये पैसे कैसे लेन देन होंगे? तो इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। जो कंपनी प्रदूषण को रिसाइकल करती है उसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेट देती है। इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। हमारे को अगर कार्बन क्रेडिट मिला, हम वो स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं और जिसको लेना है वो पैसा वो वहां से लेता है, तो ऑटोमेटिक पैसे हमारे पास आते हैं। ना हम उस कंपनी को मिलते हैं ना वो हमको मिलते हैं। 1 टन अगर हम मीथेन को रिसाइकल करते हैं तो हमको 25 कार्बन क्रेडिट मिलता है और 1 टन CO2 को रिसाइकल करते हैं तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। अगर उसकी इनकम गिने तो प्रोजेक्ट के 10 करोड़ से ज्यादा वो इनकम है, 13 करोड़ 62 लाख रुपए 10 TPD। अब बताओ, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट माइनस में सर हमारा, कोई कॉस्ट ही नहीं है इसकी। अगर सब ढंग से कर दे तो फ्री में पड़ रहा है अपने को सब। मगर ये चीज को इस तरह से बिठाना, इस तरह से सोचना, इसके लिए गोलक सर को 20 साल लगे, तब जाके हमारे पास आया है। नेक्स्ट, ये आपका बिजनेस मॉडल है। ये पेज जिसको समझ गया उसे एमसीएल बिजनेस